भारत की वनस्पति। भारत की वनस्पति के अंतर्गत हम सबसे पहले भारत की रिपोर्ट देखते हैं। भारत की रिपोर्ट क्या थी, तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसे FSI भी कहा जाता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, का निर्माण किया गया 1981 में। अब ये जो FSI है, इसके अगर हम कार्यालय की बात करें तो इसका जो कार्यालय है वह रहता है देहरादून में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का कार्यालय कहाँ है? देहरादून के अंतर्गत। ये इसका मुख्य कार्यालय है। और अगर हम क्षेत्रीय कार्यालयों की बात करें तो यह 4 स्थानों पर है। सबसे पहले शिमला, जो कि HP में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में है। नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। और बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में। तो इस तरीके से ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हो जाते हैं और एक मुख्यालय हो जाता है, जिसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। अब भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है, इसने 1987 से, FSI है, इसने 1987 से वन रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। 1987 से वन रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसने प्रारंभ कर दिया। अब अगर हम वन रिपोर्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट ये हर दूसरे वर्ष में प्रस्तुत करता है, हर 2 वर्ष में प्रस्तुत करता है। अब जब ये हर 2 वर्ष में प्रस्तुत करता है तो ये किस नाम से करता है? तो ये जो नाम है ये है ISFR, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान देना है। वापस देख लीजिए एक बार। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसे FSI भी कहा जाता है, की स्थापना 1981 में की गई। इसका जो मुख्यालय था वह देहरादून के अंतर्गत है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद में ये जो FSI है, इसने 1987 से वनों की रिपोर्ट देना शुरू कर दिया और हर दूसरे साल में। तो ये जो रिपोर्ट आती थी ना, ये ISFR के नाम से जानी जाती थी, जिसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान की जो ISFR है 2021 की है। वर्तमान की जो ISFR है ये 2021 की है। कौन से नंबर की है? तो ये 17वीं है। ये कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसके लिए क्या चाहिए होता है? डाटा चाहिए होता है। डाटा इसको मिलता कहां से है? तो डाटा मिलता है इसको उपग्रह के माध्यम से। कहां से मिलता है? उपग्रह के माध्यम से। और उपग्रह का नाम है रिसोसेट 2। यहां से इसको डाटा मिलता है, रिसोसेट 2 से। अब जब ये रिपोर्ट बन जाती है तब इसको प्रस्तुत कौन करता है? तो इसको प्रस्तुत करता है पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय। तो अभी अगर हम ISFR की बात करें कि इसका प्रस्तुतिकरण किसने किया 2021 का, तो पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय के मंत्री थे, जिनका नाम था भूपेंद्र यादव। मंत्री किसके थे? इसके।
इन्होंने किया, कब किया? 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को इन्होंने यह रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की। अब देखिए इसके अंदर वैसे तो रिपोर्ट बहुत लंबी है, परंतु हमें कुछ अगर खास खास चीजों की अगर हम बात करें तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि इस रिपोर्ट के तहत जो वनों का क्षेत्र है, यानी कि कंप्लीट अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें उसमें वनों का क्षेत्र कितना है, उसका प्रतिशत कितना है। तो अगर हम वनों का प्रतिशत देखें, वनों का प्रतिशत देखें तो यह कितना है? यह रहता है 21.71%। जबकि आपको मैं बता दूं वन नीति जो अभी नवीन वन नीति है, नवीन वन नीति 1988, इस नवीन वन नीति के तहत 33% भाग पर वन होना आवश्यक है, परंतु अभी भी कितना आ रहा है? 21.71% भाग पर वन बताया जा रहा है। वनों के प्रतिशत के बाद में अगर हम देखें कि क्षेत्रफल कितना है वनों का, तो यह है 713,789 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर यह वन फैले हुए हैं। ठीक है, ये दो आंकड़े हमें अपने माइंड में रखने हैं। वनों के अलावा अगर हम वृक्षों की बात करें ना, वृक्षावरण कैसे है, तो वृक्षावरण भी लगभग 2.91% भाग पर है। तो 2.91% भाग और 21.71% भाग लगभग 24.61% हो जाता है। तो वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर 24.91% हो जाता है। ठीक है ना, इन चीजों का हमें ध्यान में रखना है। तो ये तो नवीन वन नीति की बात हुई। अगर हम सबसे पहली वन नीति की यहां बात करें कि पहली वन नीति कौन सी थी, तो यह थी 1952। ये पहली वन नीति थी और अभी जो नवीनतम है वो 1988 के हिसाब से चल रही है। तो ये तो ही साधारण सी बात है जो हमें अपने माइंड में रखनी है। कुछ चीजें और भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम वनों के बारे में कहें कि ऐसे कौन से राज्य है जिसमें सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है, तो सर्वाधिक वनावरण की दृष्टि से, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से अगर हम राज्यों को देखें तो सबसे पहला आता है एमपी। एमपी के बाद में आता है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद में आता है छत्तीसगढ़। ठीक है ना, इसके बारे में जानकारी रखनी है। और अगर हम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सबसे पहला आ जाता है मिजोरम, और उसके बाद में आ जाता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में आ जाता है मेघालय। ये आ जाता है सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कौन है, तो एमपी, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद में छत्तीसगढ़। और हम प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है और मेघालय आ जाता है। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के लिए तो आप एक ही राज्य याद रखिए। जैसे न्यूनतम चाहे क्षेत्र के हिसाब से हो चाहे प्रतिशत के हिसाब से हो, एक ही राज्य है जिसका नाम है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा, इसके बारे में आप लोग जानकारी रखना। ठीक है, ये तो होगी राज्यों की बात। अब कुछ चीजें हम यहां पर देखते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो हो जाता है आरक्षित, एक हो जाता है रक्षित, और एक हो जाता है अवर्गीकृत। आरक्षित का जिसके ऊपर सरकार का पूर्ण प्रतिबंध हो और उन्हें काटा नहीं जा सके, यानी कि कोई भी आर्थिक क्रिया न की जा सके, सरकार द्वारा प्रतिबंधित। ठीक है, कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं। ठीक है, तो ये आरक्षित कहलाते हैं। और आरक्षित वनों की बात करें तो ये लगभग 53% भाग पर है। रक्षित वनों की बात करें तो सरकार के द्वारा थोड़े से नियम कायदों में छूट दे दी जाती है, उसके बाद में आप इसका जो आर्थिक यूज है वो कर सकते हो। तो नियम कायदों में शिथिलता, नियम कायदों में शिथिलता देकर
आर्थिक क्रियाएं की जा सकती है और ये लगभग आपके 29% भाग पर है। ठीक है, फिर रहता है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है और आप उनको अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर सकते हो आर्थिक दृष्टि से। तो इसके लिए ऐसा रहता है कि सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। ठीक है, और अगर हम इसके प्रतिशत की बात करें तो 18% के आसपास ये रहते हैं। तो ये सरकार के द्वारा प्रशासनिक वर्गीकरण रह जाता है आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। अब हम वनों के अंतर्गत देखते हैं कि वनों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि वनों के प्रकार। वनों के प्रकार, चलिए एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं आप सबके, और आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार बता दीजिए मुझे। जमुना चौधरी गुड इवनिंग। चलने लगी सर, हाँ अब तो चलने लगेगी। सरिता तंवर वेलकम। चिंकी एमपी, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एमपी है ना। एक बार बता दीजिए आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, फिर हम आगे चलते हैं। नीतीश शर्मा, यस सर। सो गए क्या सब लोग मेरी आवाज से? ऐसा होता है कई बार, मेरी आवाज सुनते सुनते ऑफलाइन क्लास में भी बच्चे सो जाते थे, फिर हम उन्हें जगाने का काम करते थे, फिर हम उनको बोलते थे गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, अब समाप्त हो गया डेरिवेशन। शिवम वर्मा, ऑल क्लियर, वेरी गुड। अभी तो बहुत शॉर्टली मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग इसको पढ़ेंगे ना अच्छे से तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से आ रहा है सर, नाइस क्लास सर। फीडबैक बहुत जरूरी है आपका, जितना फीडबैक आपका सही रहेगा ना उतना मुझे ध्यान में आएगा कि आपको क्या क्या चीजें हैं जो बात समझ में आ रही है। बहुत मीठी आवाज है आपकी, धन्यवाद पीयूष। आज तक ऐसी क्लास नहीं पढ़ी। चले आगे, फिर वनों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं हम, है ना। चलो, वनों के प्रकारों की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक हम मैप बना देते हैं, ठीक है। ये बन गया भारत का मैप। मैं थोड़ा भारत का मैप कच्चा बनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं मुझे बनाना नहीं आता, बट जैसे इस तरीके से बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे प्रोफेशनल आदमी है। तो थोड़ा सा वो फील करवाने के लिए, जैसे डॉक्टर होता है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर होगा, उसकी वैसी गंदी राइटिंग होगी, तो वैसा ही कच्चा बनाओ कि आप प्रोफेशनल दिखो। अगर मैं ऐसे धीरे धीरे बनाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि सर पहली बार बना रहे क्या। तो इसलिए थोड़ा सा मैं रफली बनाता हूं, तो आप लोग मन में समझ लेना, है ना, कि प्रोफेशनली आदमी। ठीक है, चलिए अब हम वनों की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वन होगा ना वो होगा 1 नंबर, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, इसको हम सदाबहार वन भी कहेंगे, सदाबहार वन भी कहते हैं, इसको हम विषुवतीय वन भी कहते हैं। ठीक है, 2 नंबर, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। तीसरा, कांटेदार वन। चौथा, है पर्वतीय वन, और 5वां है ज्वारीय वन। ये खास खास वन है, इनके बारे में हम देखते हैं।
आप ध्यान से देखना, समझना, उनके बारे में सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में छप जाएगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन की। सबसे पहला वन है ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, और ये कहां पर पाया जाता है? ये पाया जाता है यहां पर, ये वाला जो क्षेत्र है ना यहां पर ये वन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये वन आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर भी, यहां पर भी देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा यहां पर भी ये वन देखने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेता हूं ताकि आपके माइंड में आ जाए, उसके बाद में मैं इसको समझाता हूं। ये वन कौन से हैं? तो ये है वर्षा वन, वर्षा वन। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये आपके पर्वतीय वन है। कैसे हैं? पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन के नीचे है ना ये वाले वन वापस पाए जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये पर्वतीय वन है, यहां पर पाया जाता है। यहां अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, यहां पर भी ये पर्वतीय वन ये आपको वर्षा वन देखने को मिल जाएंगे, अंडमान निकोबार। तो ये हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय। और ये जो वन है ना यहां वाले, ये जो वन है ये कहलाता है कांटेदार वन। कैसे कहलाता है? कांटेदार वन। तो इसको भी मैं इस तरीके से दर्शा देता हूं। इन कांटेदार वनों की एक पट्टी इधर भी होती है अर्धचंद्राकार, ऐसे, इसका भी ध्यान रखना आप। और बाकी वाला जो भी पार्ट रह जाता है ना वो आपके पतझड़ वाले वन रह जाते हैं, पतझड़ वाले वन। ये पतझड़ वन हो गए। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये आपके हो गए पर्णपाती, या इसको मानसूनी वन कहते हैं। ये आपके पर्वतीय वन, ये आपके कांटेदार वन, और भी कुछ वन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। अब हम वन बाई वन ये लेते हैं, है ना। सर आपकी आवाज लोरी जैसी इसलिए नींद आ जाती है बच्चों को। अच्छा, देखिए अब हम एक एक करके है ना वनों के बारे में समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना और समझना वनों को। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसकी कॉपी कर लेता हूं और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं मिटा देता हूं। तो आपको एक स्लाइड उसकी भी मिल जाएगी आराम से, तो आप उसको देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्षा वनों की। वर्षा वनों की तो एक नंबर वर्षा वन। देखिए ये जो वर्षा वन है ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं जहां गर्मी की अधिकता हो, ठीक है, और साथ में जो बारिश हो वो 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। कितनी हो? 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो ऐसे वन जहां गर्मी अधिक हो और जो वर्षा हो ना वो कितनी हो? वो लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? तो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है ना, जो पश्चिमी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट जो भाग है ना यहां पर ये पाया जाता है, ठीक है, पश्चिमी तटीय भाग या पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट या इसको सह्याद्री का पश्चिमी भाग कहा जाता है। तो ये पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। देखो पश्चिमी घाट या सह्याद्री की हम बात करते हैं ना, तो सह्याद्री के दो भाग हो जाते हैं। एक तो ये वाला भाग हो जाता है और एक पहाड़ी के दूसरी तरफ का भाग हो जाता है। जैसा कि बारिश के समय हमने ये बात की थी कि एक तरफ तो बारिश होती है, दूसरी तरफ नहीं होती, सूखा पड़ता है, तो दूसरी तरफ ये वन नहीं पाए जाएंगे। इसीलिए पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट कहा जाता है, इसीलिए सह्याद्री का पश्चिमी भाग कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट
या सह्याद्री का पश्चिमी भाग में ये जो वृक्ष है ये पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर ये पाए जाते हैं यहां पर, ये जितने भी डेल्टा वाले भाग है ना यहां पर भी ये वृक्ष देखने को मिल जाते हैं, तो इन स्थानों पर ये वृक्ष देखने को मिलते हैं। तीसरा ये मिलते हैं यहां पर, यानी कि हिमालय का जो पाद क्षेत्र है, नीचे की ओर का भाग है, यहां पर ये देखने को मिलता है। तो हिमालय का जो पाद क्षेत्र है यहां पर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, इसको छोड़कर सारा पूर्वोत्तर भारत में ये देखने को मिलता है। तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, अरुणाचल को छोड़कर पूर्वोत्तर भाग में ये देखने को मिलता है। और फिर देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में। कहां देखने को मिलता है? अंडमान निकोबार में ये देखने को मिलता है। ये सारे जो वन है यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो बारिश इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। और स्थान हमने पढ़ लिया कि पश्चिमी घाट में, तटीय क्षेत्र में, और ये हिमालय के पाद क्षेत्र में, और अंडमान निकोबार को छोड़कर पूर्वोत्तर में, और नीचे की और जो अंडमान निकोबार है यहां पर ये देखने को मिलता है। कौन कौन से वृक्ष होते हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इसके अंदर एक होता है आबनूस, एक होता है एबोनी, एक होता है महोगनी, और एक होता है रोजवुड। ये सारे जो वृक्ष है ना इसमें पाए जाते हैं। ताड़ भी इसमें मिलता है, ताड़ का जो क्षेत्र है वो भी इसमें देखने को मिलता है। बांस देखने को मिलता है, नारियल देखने को मिलता है। ये सारे जो वृक्ष है इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष दिखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लंबे होते हैं, सघन होते हैं, परंतु आर्थिक उपयोगी नहीं है। आर्थिक उपयोगी इसलिए नहीं है क्योंकि पानी पी पी कर इनका जो छाल होती है ना, इनकी लकड़ी इतनी कठोर हो जाती है कि आमतौर पर उसका उपयोग आर्थिक प्रयोग में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं बनती है। क्योंकि फर्नीचर वगैरह होता है तो उसको काटना भी पड़ता है, बनाना भी पड़ता है, तो ये बहुत ज्यादा कठोर लकड़ी होती है। दूसरा क्या होता है कि बहुत नजदीक होता है ना, तो नजदीक होने के कारण बहुत लंबे होते हैं और ऊपर के सारे जो पत्ते आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो पूरे वनों में अंधेरा रहता है। तो दिन में भी इनमें रात जैसा माहौल बना हुआ रहता है इस प्रकार से। और वन भी पास पास होता है, तो न तो इसमें कोई गाड़ियां चल पाती है, न व्हीकल जा पाते हैं, कोई भी आर्थिक क्रियाएं इसके अंतर्गत की नहीं जाती है। तो ऐसे जो वन है वो आर्थिक क्रियाओं के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होते। तो इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये वाले जो वृक्ष है ये वर्षावन कहलाते हैं। वृक्षावन के बाद में हम बात करते हैं ये जो बीच में पिंक कलर के वन है, इनको हम पर्णपाती वन कहते हैं। और वर्षावन को याद रखना, वर्षावन को 12 मासी पानी मिलने के कारण ये सदा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इसको सदा बहार वन भी कहा जाता है। इसके पत्ते गिरते नहीं है ना। और ये जो पिंक कलर के अंदर मैंने आपको बताया ये है पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी यानी कि मानसूनी जब हवाएं आती है ना, तो उन हवाओं के कारण ही इनको बारिश मिल पाती है। तो लगभग जो उत्तर भारत का मैदान से लेकर नीचे तक का पार्ट है वो सब इससे भरा हुआ रहता है। और सर्वाधिक संख्या में, सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत ये वन मिलते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल में ये वन मिलते हैं। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में मिलते हैं। कहां कहां? तो उत्तरी मैदान में अगर हम देखें तो आपका उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के पास में बिहार है, इन क्षेत्रों में, यहां मध्य प्रदेश से लेकर नीचे तमिलनाडु तक का सारा भाग है ना इनसे अटा पड़ा है। तो इन स्थानों पर ये वृक्ष है जो पाए जाते हैं। ये नाम हो गया आपका किसका? ये हो जाता है आपका पर्णपाती वनों का, पर्णपाती वनों का। तीसरे नंबर की बात करें तो आता है कांटेदार। कांटेदार जो वृक्ष होता है ना, उनकी खास बात होती है कि ये बहुत छोटी छोटी पत्तियों वाले होते हैं और कांटेदार होते हैं। कांटेदार क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें से क्या है कि सूर्य के द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, तो उनसे बचने के लिए इनकी पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है ताकि उनसे पानी अवशोषित नहीं किया जाए। जबकि ये जो पिंक कलर वाले वन है ना, पर्णपाती इसलिए कहलाते हैं कि जैसे सर्दियों के बाद में गर्मियां आती है तो ये पौधे इतने समझदार होते हैं कि इनको पता है कि गर्मियों में सूरज के द्वारा पानी सूखा जाएगा, तो ये पहले से ही पत्तियां अपनी गिरा देते हैं ताकि पानी को सूरज के द्वारा सूखा न जाए। तो ये पत्ती गिराने वाले वृक्ष कहलाते हैं, समझदार वृक्ष कहलाते हैं। और सर्वाधिक संख्या में ये वृक्ष यहाँ पर रहते हैं, इनको पर्णपाती कहा जाता है। बारिश की बात करें तो बारिश इसके लिए होती है 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर इसकी बारिश होती है। जबकि ये कांटेदार वन है, इनकी छोटी छोटी पत्तियों के साथ में 70 सेंटीमीटर से नीचे वाली बारिश इसके लिए उपयोगी रहती है। तो ये खास खास वृक्ष हो जाते हैं। अब जो पर्वतीय वन है ना, उनका कॉन्सेप्ट आप समझना, ठीक है। 3 वृक्ष बताएं, एक बार वापस देख लो। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए
आपके जो वृक्ष है आबनूस है, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, ताड़, बांस, ये सब आ जाते हैं। फिर ये जो है इनको 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, ठीक है। और ये अपने जो पत्ते हैं वो गर्मियां आते ही गिरा देते हैं। सर्वाधिक संख्या में भी है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैले हुए, ठीक है। और अगर इनके हम उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण भी है, जैसे इनके लिए साल है, शीशम है, सागवान है, ये सारे वृक्ष है जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ आंवला है, आम है, इसमें भी पाए जाते हैं। तो महंगी लकड़ी है ना, सारा उपयोगी लकड़ी है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से भी सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है। ये इसके लिए सारी खास बात है, ठीक है। तो ये 3 जो वृक्ष है वो हमने पढ़े हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। पर्वतीय वनों की खास बात हम पढ़ते हैं कि पर्वतीय वन कैसे पढ़े जाते हैं। पर्वतीय वन मतलब किस तरीके से पढ़े जाएंगे, तो ऊंचाई के आधार पर पढ़े जाते हैं। ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय वनों को पढ़ा जाता है। जैसे अगर मैं ये एक पहाड़ बना दूं तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊंचाई पे वृक्ष जाएंगे ना, वैसे वैसे उनकी जलवायु परिवर्तित हो जाती है। तो यानी कि यहां मैं करूं तो 1500 मीटर, थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो यहां 2500 मीटर, और ऊपर जाने पर 4500 मीटर, और ऊपर जाने पर 4800 मीटर, और ऊपर जाने पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो ये सारे जो पार्ट है ना, इस प्रकार से अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। अब कैसे वनस्पति पाई जाती है, तो सबसे नीचे यहां पर आपको सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पर आपको शीतोष्ण वन देखने को मिलेंगे, यहां पर आपको कर्णधारी वन देखने को मिलेंगे, और यहां पर आपको टुंड्रा वन देखने को मिलेंगे, और ऊपर बर्फ जमी रहती है। तो इस प्रकार से ये सारे क्षेत्र हैं, ये देखने को मिलते हैं। अब सदाबहार वन है, तो सदाबहार जैसे कि हमने पढ़ा कि सदाबहार के उदाहरण क्या है, तो सदाबहार के उदाहरणों के अंदर आपके आबनूस हो जाता है, महोगनी हो जाता है, एबोनी हो जाता है, रोजवुड हो जाता है, ये सारे सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। शीतोष्ण वन के अंतर्गत आपके जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये जम्मू, हिमाचल, यूके यानी उत्तराखंड, ये सब शामिल होते हैं। और वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, तो इसके अंदर भी वृक्ष होते हैं जो पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तो देवदार का वृक्ष पाया जाता है, देवदार बहुत फेमस है और हिमाचल का खासतौर पर फेमस है। इसके अलावा ओक, इसके अलावा बर्च, और इसके अलावा मैपल, ये वृक्ष होते हैं जो शीतोष्ण प्रकृति के होते हैं, और 1500 से 2500 के बीच में ये वृक्ष पाए जाते हैं। फिर कौणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कल हमने बात कही थी कौणधारी वनस्पति के पोर्टजोल को लेकर, है ना। तो कौणधारी वन पाए जाते हैं। कौणधारी के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर होते हैं चीड़, फर, ब्लू पाइन और स्प्रूस, ये वन इसके खास होता है। अब जो टुंड्रा वन होता है ना, टुंड्रा वनों के अंतर्गत आपकी काई आ जाती है, लाइकेन आ जाती है, ये सारी घासें होती है, ठीक है ना, ये सारी घासें होती है, और ऊपर बर्फ जमी होती है। तो ये सारे जो वन होते हैं ये पर्वतीय वनों के अंतर्गत कहलाते हैं। तो 1 नंबर हो गया सदाबहार, 2 नंबर हो गया हमारे मानसूनी वन, तीसरा हो गया हमारा मरुस्थलीय या कांटेदार वन, और चौथा हमारा हो जाता है पर्वतीय वन, और 5वां हमारा हो जाता है जिसको कहा जाता है ज्वारीय वन। अब ज्वारीय वन कहां पाया जाता है, ज्वारीय वन पाया जाता है डेल्टा के किनारे पर। जैसे सुंदरवन का डेल्टा है ना, तो वहां पर ज्वारीय वन मतलब आपको देखने को मिलेगा। ज्वारीय वन के अंदर जो पानी होता है ना, वो सागर का पानी होता है, इस वजह से उसकी जो छाल खारी होती है और जड़ें होती है जो मुड़ी हुई होती है, वापस भूमि से बाहर निकली हुई होती है। तो ये ऐसे वन होते हैं, और इन वनों के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं मैग्रोव, मैग्रोव वनस्पति, इसलिए इसको मैग्रोव के नाम से भी जाना जाता है। मैग्रोव वनस्पति इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसे कैसूरीना भी कहा जाता है, कैसूरीना भी कहा जाता है, फोनिक्स भी कहा जाता है, फोनिक्स, ये सारे ज्वारीय वनों के अंतर्गत आते हैं, मैग्रोव, कैसूरीना, फोनिक्स। और सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने के कारण, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होने के कारण इसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम भारत के मैप में देखें तो जितने डेल्टा है, डेल्टा के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये जो भाग है ना, जहां पर
आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जैसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, यहां पर ये मैंग्रोव वन पाए जाता है। तो यहां पर मैं थोड़ा ब्लैक कर दूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पर ये क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। इसके अलावा गुजरात वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर भी ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। गुजरात के अलावा यहां पर आपके महानदी का जो क्षेत्र है, यहां भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर कृष्णा गोदावरी डेल्टा यहां भी पाए जाते हैं, और नीचे कावेरी पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव वनों की खास बातें हैं जो यहां पर देखने को मिलती है।